नमस्कार दोस्तों, आइए हम हाजिर हैं लाल पान की बेगम का पार्ट 2 लेकर। कल हम लोगों ने पढ़ा लाल पान की बेगम पार्ट 1। वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूं क्योंकि लोगों को देखने में असुविधा होती है, तो हम लोग लाल पान की बेगम को 3 खंडों में पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम लोगों ने कल पढ़ा है, आज हम शुरू करते हैं पार्ट 2। चलो पढ़ो। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की यानी कि अंदाजा लगाना, ठीक है। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। वो तो बिरजू की माँ को वो लोग कहा था ना, हाँ, लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम नहीं कहा था। उसने क्या कहा था कि भक भक बिजली बत्ती। तो ये अब सुना रही थी उन लोगों को क्या, कि अपनी बेटी को डांट के कि तुम उस समय से जाके उन लोगों के पास इधर उधर बैठी थी और स्टेशन वाली छोड़ियों के पास बैठोगी तो वो लोग तुमको गलत गलत गाना सिखाएंगे और यही सब चीज़ें सिखाएंगे। ऐसे बाजे न मुरलिया अगर तुम्हारे मुंह से सुन लिया तो टांग तोड़ दूंगी। तो वही ये कह रही है कि अब इन लोगों के प्रति जो कटाक्ष कहा है इसने, पानी भरने वालियों के प्रति या जंगी की पतोहू के प्रति, तो ये सोच रही है कहने के बाद कि मेरी आवाज़ उन लोगों तक पहुंची कि नहीं। तो वही लिखा है कि बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज़ अंदाजी की कि उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। आगे पढ़ो। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। तो गुड़ लाके जो दी है उससे वो बना रही है गुड़ का जो खाना। तब वो पिटाया था तो रो रहा था आंगन में लेट के। तब जब वो गुड़ का जो टपकता हुआ बर्तन है, बर्तन से जो गुड़ टपक रहा है उसको देख के ललचाई निगाहों से देखना, यानी कि ऐसी नजरों से देखना जैसे लगे कि हमको भी मिल जाता तो अच्छा होता। तो क्या कह रहा है, दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले तमाचा दे दिया। कह रहा है कि अगर मैं भी दीदी के साथ गुड़ लाने गया, मीठा समझते हो ना, मीठा लाने गया होता तो मुझे भी दीदी रास्ते में जरूर थोड़ा बहुत चटा दी होती। तो मैं तो शकरकंद यानी कि कोन के चक्कर में घर पे ही रह गया, कोन तो मिला नहीं, माँ ने जो दिया वो दिख ही रहा है। ए मैया एक उंगली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहटी फैलाई। दे ना मैया एक रत्ती भर। कह रहा है मैया एक उंगली भर घी गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहटी फैलाई है हाथ का ये पोर्शन, और फिर कह रहा है कि दे ना मैया एक रत्ती भर दे दे, यानी कि थोड़ा सा रत्ती होता है ना, ग्राम का कौन हिस्सा है रत्ती। अब तो रत्ती कैसे चलता था, ऐसे तो 10 ग्राम को एक भर बोला जाता है, शायद उससे भी छोटा होता है रत्ती। रत्ती रत्ती जैसे सोना वोना खरीदते हैं तो कहते हैं ना कि एक भर दे दीजिए, तो एक भर शायद 10 ग्राम का होता है और एक रत्ती शायद 1 ग्राम होता है, शायद, इस पे कंफर्म नहीं है। चलो एक रत्ती क्यों, उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ। तो गुस्से में कह रही है कि एक रत्ती क्यों, उठा के बर्तन को ही फेंक आती हूँ, पिछवाड़े में जाके चाटते रहना वहीं। नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चम्पिया के सामने रखते हुए कहा, चम्पिया है, चम्पिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। तो गुस्सा है, अब इन लोगों को मीठी रोटी बनानी है। मीठी रोटी यानी कि शकरकंद और मीठा मिला के, और रोटी के बीच में जैसे हम लोग के यहाँ लिट्टी बनता है फिर उसको बेल देते हैं, उस तरह बनाने के लिए। तो ये मांग रहा है तो उस पर तो पहले से गुस्सा है, तो गुस्सा होकर कहती है कि ले चम्पिया ये आलू शकरकंद छील, नहीं तो जानती है ना क्या करेंगे। चलो 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़ के झक छोड़ेगी, छोटी छोटी खोट निकाल कर गालियां देगी,
चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। आ रहा है कि 10 साल की है चंपिया, लेकिन उसको मालूम है कि जब तक मैं शकरकंद छीलूंगी उतने ही बार में माँ आएगी 12 बार और मेरा बाल पकड़ के मुझे खींचेगी और बात बात में मेरे काम में नाक नुक्स निकालेगी कि ये गलत कर दी, ये गलत कर दी। नोक नाक नुक्स। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके, यानी कि किसी की चापलूसी करना। मैया मैं भी बैठ के शकरकंद छीलूं। चापलूसी है ना होगा कि मैया मैं भी बैठ कर शकरकंद छीलूं। नहीं, माँ ने झिड़की दी, एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में, मतलब कि छीलेगा एक वो खाएगा 3 गो। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटा के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं। अब इसकी कढ़ाई मांग के कोई और ले गया है अपने यहाँ बनाने के लिए, तो कह रहा है कि जाके तुम सिद्धू की मैया से कहो तो कि 1 घंटा के लिए मांग के ले गई थी कढ़ाई, अभी तक देने का नाम नहीं ले रही है। मुंह लटकाकर आंगन में निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाह दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओट से माँ की ओर देखा और नजरें बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा, क्योंकि वो लोग भाई बहन है। माँ को भी उससे कोई, माँ तो माँ ही होती है, बन ही रहा है उन्हीं लोगों के खाने के लिए, लेकिन चूंकि परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि वो तो गुस्सा है। गांव वालियों ने जो मखनी बुआ या बिरजू की क्या जगी की बहू ने जो कहा है उससे ये अंदर अंदर गुस्सा है ही। पति अभी तक बैलगाड़ी नहीं लाया है उसके लिए गुस्सा है ही। बेटी जाके सहुआइन की दुकान में बैठ गई थी उसके लिए गुस्सा है ही। तो ये जो मिला जुला गुस्से का रूप है उसकी परिणति बच्चों के साथ उसके व्यवहार में हो रही है। तो उसको शकरकंद दी नहीं। अब छोटा भाई है तुम्हारा तो मम्मी नहीं दे रही है, तुम्हारे ही पास जब मालिकाना हक आ गया तो तुमको मौका मिला तो तुम दे दोगी। तो वही कह रहा है कि 10 साल की चंपिया ने बाल की ओट से, बाल आ जाता है मुंह पे, धीरे से देखा कि माँ क्या कर रही है और देखा कि माँ इधर नहीं देख रही है, तो एक शकरकंद बिरजू की तरफ उछाल के फेंक दिया और बिरजू ने उसे लपक लिया और सीधे भाग गया सिद्धू की माँ को बुलाने। तो ये देखो भाई बहन के प्रेम, और मतलब ये देहाती वातावरण का ही ना है एकदम, मैंने आंचलिकता उनकी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि उन आंचलिकता उनकी कहानियों के रग रग में बसी है, उसको ढूंढने नहीं जाना है। आपके पास वो नजरिया होना चाहिए देखने के लिए, आपको उनकी पूरी रचनाओं में प्रचुर मात्रा में मिलेगा। समझ रही है ना? चलो पढ़ो। सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हो गई, अभी तक गाड़ी, ये खुद ही से कह रही है, ये गुस्सा में खुद ही से कह रही है कि सूरज भगवान डूब गए, दिया बाती की बेला हो गई, अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोला में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे, मलदहिया टोला के मियाँ जान की गाड़ी लेने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कह रही है, चूंकि ये तो गई थी खरीदने सहुआइन के तरफ, तो उधर इसके बाप मिले होंगे इससे, तो कह रही है कि मैया कोयरी टोला में किसी ने गाड़ी देने से इनकार कर दिया, किसी ने गाड़ी नहीं दिया। तो पापा हमसे बोले हैं कि जाओ अपनी माँ से कहना कि सब कुछ करके तैयार रहे, मैं मलदहिया टोला के मियाँ जान से बैलगाड़ी मांग के ला रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। ये सुन के बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया, यानी उदास हो गई। उसको लगा कि अब तो नहीं मिलेगा, तो सब किए धारे पे पानी फिर गया। क्या बेटा क्या हुआ? पढ़ो शांति से, इसीलिए ना तुमको भी कॉपी किताब लाना था, आराम से बैठ के पढ़ते। चलो लगा छाते की कमानी उतर गई, छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। छाते की कमानी समझ रही है, छाती नहीं है। छाता जो होता है ना, तो 12 या 8 कमानी पे ही टिका होता है ना। अगर कमानी उतर जाए तो छाता किसी काम का नहीं। तो वही कह रहा है कि ये सुन के कि बिरजू के पापा को गाड़ी नहीं मिली, मलदहिया टोला गए हैं, इसके छाते की कमानी उतर गई। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मलदलिया टोले के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा है? नहीं, इसको लग रहा है कि जब अपने गांव में अपने मोहल्ले में रहने वाले लोगों की आंख का पानी मर गया, आंख के पानी का मर जाना मतलब आंसू।
नहीं बैलगाड़ी। नहीं रे पागल, आँख का पानी मर जाना यानी कि आपको लज्जत नहीं है, मतलब कि आप एक साथ रहते हैं और आपको नहीं लग रहा है कि हमको दे देना चाहिए तो दूसरा क्यों देगा। आपको तो कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई फायदा है ना। एक साथ जब लोग रहते हैं तो कभी ना कभी आपका कुछ घाटा मेरा कुछ घाटा। तो पड़ोसी होने के नाते या एक मोहल्ले में रहने के नाते इतना तो लोगों के साथ एक क्या कहा जाए, इतना अच्छा बर्ताव होना चाहिए। कर्टसी समझती हो ना, कर्टसी। कोई आता है तो चाय क्यों पूछते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ संस्कार है कि कोई आपके यहाँ है तो कम से कम उसको चाय पानी पिला दीजिए। तो गांव के रहने के माने चलते, एक साथ रहने के चलते वो कर्टसी भी जब नहीं बची है, वो माने एक सामान्य जो व्यवहार होता है कि कोई आए तो कुछ दिया जाए, कोई मांगे तो दे दिया जाए, तो इन लोगों को फायदा घाटा है, साथ रहते हैं। तो ये लोग अगर नहीं दिए तो वो क्यों देगा? नजर का पानी उतर जाना मतलब कि एक तरह से कहें कि लाज शर्म खत्म हो जाना। न 3 में न 13 में क्या होगा, शकरकंद छिलके रख दे उठा के। तो वो तो है ना 3 में है ना 13 में, उनको क्या 3 13 ये पंडित लोगों की शायद जाती है। ठीक है, 2 ग्रुप में पंडित जी लोगों को विभाजित किया गया है। ये जातिवाद का चरम है, वही बिरादरीवाद कह सकती है। पंडित जी लोग को पूछता है कि आप किस में है, 3 में कि 13 में। यानी कि ये जो टाइटल है ना, मिश्रा, पांडे, ब्राह्मण, अवस्थी, दुबे जी, चौबे जी, ये सब उनमें उनमें भी क्लासिफिकेशन है कि आप 3 वाले पंडित हैं कि 13 वाले पंडित हैं। तो कह रहा है कि गांव के लोग दिया ही नहीं, तो मियाँ जान मलदहिया वाला तो दूर के हैं, न तो 3 में है न 13 में, उनसे हम लोगों का क्या लेना देना है, तो वो क्यों देंगे? यह मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़ाकर नाच दिखाने ले जाएगा। मैंने अभी अपने में गुस्सा में है, कह रहा है कि यह मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़ा के नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी नाच, जी भर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। कह रही है अपने अपने मर्द को कोस रही है, हस्बैंड को, कि ये क्या नाच दिखाएगा। और भी बैलगाड़ी पे चढ़ा के नाच दिखाने की बात कर रहा था, और अभी तक बैलगाड़ी मिली ही नहीं। उससे तो अच्छा था कि जो पैदल चली गई वो वहां पहुंच गई होगी, और पहुंच के पुरानी हो गई होगी। पुरानी हो जाना मतलब कि वहां जाके हाँ बहुत चीज देख लेना, बहुत समय बीत जाना। बिरजू छोटी कढ़ाई पर, बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधा कर वापस आया। देख दीदिया मिलिट्री टोपी, इस बार इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। वो जो सिद्धू के घर से गया था लाने अपना कढ़ाई, तो उधर से कढ़ाई को सर पे टोपी की तरह पहन के आ रहा है, और अपने दीदी से कह रहा है कि दीदी ये देख मिलिट्री टोपी, इस पे 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। चलो आगे। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी भी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी तक उतरा नहीं है पूरे तौर से, यानी पूरी तरह से। मड़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई। क्या बड़बड़ाई है भाई? कल ही पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ राक्षस तुझे। ये गुस्सा दे रही है, राक्षस मैंने समझती है ना, राक्षस। कह रही है कि बहुत उछल कूद मचाया है ना, खा गया उधर कुछ लगाई थी तो पेड़। तो कह रहा है कि रुक, कल ही तुम्हें कौन नाम लिखा है उसका, कसाई, पंचकौड़ी कसाई के हाथ से बेच देती हूँ। राक्षस यानी राक्षस, हर चीज में मुंह लगाएंगे। हाँ, हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बागड़ा को। गुस्सा होकर कह रही बांध दे बागड़ा को, यानी खुला हुआ होगा तो उसके गले में रस्सी बांध लगा दो। खोल दे गले की घंटी, टुनुर टुनुर मुझे जरा भी नहीं सुहाता। देखो ये उसके अच्छा लगने के लिए ही ना, यही ना बागड़, इसका मैंने बकरी का बच्चा है तो गले में घंटी भी तो यही बांधी होगी। तो जब अच्छे व्यवहार में है, अच्छे मूड में है, तो उसको ये लग रहा है कि बागड़ के गले में घंटी बांध दो कि ये किधर से भी आएगा तो टुन टुन बजेगा, अच्छा लगेगा। इस समय गुस्सा में है तो सारी चीजें विपरीत हो रही हैं। कह रही है कि कल ही इसको पंचकौड़ी कसाई को बेच देंगी, और इसको बांध जल्दी से रस्सी में, और गले की घंटी खोल दे, हमको जरा भी नहीं सुहाता है इसका घंटी बजना।
हाँ, टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद आई। अभी बबुआ टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी। झुनुर झुनुर बैलों की झुनकी। तुमने सुना? मतलब कि ये जब घंटी की बात चली तो इसका जो भाई है बिरजू, इसको याद आ गया कि कुछ देर पहले जब वो गया था बाहर से कढ़ाई लाने, तो वो देखा था कि बहुत सारी बैलगाड़ियां जा रही थी। वो बबुआन टोले की गाड़ियां थी और उसमें बैठकर लोग नाच देखने जा रहे थे। क्या हुआ? मन नहीं लग रहा है? प्यास लगा है? पानी पिएगा? पॉज करो उसको। चलिए अब पढ़िए। कहाँ तक पढ़ी थी? बेसी बकबक मत करो। बेसी बकबक मत करो, समझ रही हो? बेसी मैंने क्या होता है? ज्यादा। ज्यादा भोजपुरी का शब्द है। बेसी बकबक मत करो यानी ज्यादा मत बोलो। बागर के गले से झुनक खोलती बोली चपिया। बागर के गले से चपिया डाल दे चंपिया चूल्हे में बोलो उसको। पानी। चपिया क्यों बोल रही हो तुम? चंपिया। हाँ, बागर के गले से झुनके खोलते हुए बोली चंपिया, यानी उसका जो गले में घंटी बंधा हुआ था बजने वाला, उसको खोलते हुए ये बोल रही है कि बेसी मत बोलो। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी। बापा आए तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आए। मैंने खुद ही नाच देखा है, मुझे नाच देखने का शौक नहीं। मुझे जगाओ मत कोई। मेरा माथा दुख रहा है, सर नहीं माथा। देख रही हो ना? तो ये अब चंपिया से कही है कि चल चूल्हा में पानी डाल दे। पहले तो चूल्हे में ही बनता था ना। हाँ, गैस थोड़े था, तो चूल्हा जलता था, उसमें लकड़ी लगा के। तो कह रहा कि गैस से थी, चूल्हे में पानी डाल दो और अपने अगर तुम्हारे पापा आए तो उनसे कह देना कि खुद ही अपने उड़न जहाज पे बैठ के नाच देखना है। मुझे नहीं देखना है नाच, और कोई मुझे जगाए भी नहीं। मेरा माथा दुख रहा है, यानी मेरा सर दुख रहा है। मड़ैया के वो सारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा। फुसफुसा नहीं लिखे हैं, फिसफिसा। नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा। तो लड़का है, उसको लग रहा है कि नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा। वो क्या समझ रहा है कि बैलगाड़ी को ही उसकी माँ कटाक्ष के रूप में व्यंग्यात्मक भाषा में कह रही है कि उड़न जहाज पे अपने खुद ही चले जाएंगे। चटाई पर कतरी और कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। अपना बैठते हुए चुपचाप कह रही है कि चुपचाप रहो नहीं तो मुफ्त में पिटा जाएगा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुपकी मुक्की लगाई। तो मैंने उसी के साल में एक तरह से समझो तो वो भी बैठ गया। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठोडी रखकर चुपकी मुक्की लगाना सीख चुका है। चुपकी मुक्की समझ रही हो? हाँ, पैर पे बैठना, हमसे नहीं बैठा जाता है। तो उस समय लोग साल को भी एक ओढ़ने का विशेष तरीका है, कहीं उसमें भी वो लिखे होंगे या ना लिखे हो। गांती बांधना सुनी हो? जैसे चद्दर होता है ना, सॉल, उसको लोग छोटे बच्चे को ऐसे उड़ा देते हैं और इधर से फेंक दिए उधर से फेंक दिए, और दोनों का जो छोर होता है अंतिम, उसको ले जाके गले में ऐसे बांध देते हैं कि छोटा बच्चा तो चादर संभाल नहीं पाएगा, बार बार गिर जाएगा एक तरफ का चादर, तो फिर वो उड़ कहाँ से पाएगा। तो बच्चों को लोग ऐसे उड़ा देते थे और दोनों का सिरा ले जाके उल्टे इधर गर्दन में बांध देते थे। तो एक नया तरीके का पहनावा बन जाता था। और उस साल को लोग कहते थे कि गांती बांध। भोजपुरी में लोग कहते थे कि दादी गांती बांध दो, यानी कि दादी जब गांती बांध देगी तो वो गिरेगा नहीं और वो बच्चा सुरक्षित रहेगा। एक ही चादर में उसका काम हो जाएगा कि बढ़िया से ढक के रह जाएगा। चलो, हाँ, तो टोपी और ना आ गया। उस समय के जमाने में टोपी कहाँ था, लेकिन एक ही कपड़े से सबको पूरी अच्छी तरह से रख देना था। तो वो चलो, बिरजू ने उसने चंपिया के कान के पास मुंह लेकर जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे, गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चलेगा। जा उसका हाथ धो। कोई बात नहीं, पॉज कर दो। चंपिया को अब तिल भर भी भरोसा नहीं। तिल भर माने थोड़ा सा भी?
संझा तारा डूब रहा है। सांझ का जो तारा होता है वो डूब रहा है। बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। गाड़ी लेके नहीं आए। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी। चंपिया छींट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा, बैलगाड़ी पर बैठकर। अभी ये क्योंकि माँ तो कहे कि आग में पानी डालो और जाओ सो जाओ, हमको मत जगाना। तब चंपिया कह रही है कि सांझ का तारा भी डूब गया, अभी तक पापा बैलगाड़ी लेकर नहीं आए। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी कि जिस दिन बलरामपुर का नाच देखने जाना होगा उस दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा। अब तो कुछ नहीं होगा। अब छोटे बच्चे का क्या कि बैलगाड़ी पर चढ़ कर देखने जाएंगे, मतलब वो कल्पना कर रहे हैं कि कुछ चींट नहीं, अरे पागल, छींट 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 की साड़ी, यानी जिसपे कपड़ा पे छींट नहीं होता है। हाँ, जिसपे कपड़े पे जैसे फूल और लगा हो, छींट वाला साड़ी, मतलब कि उस पर डिजाइन किया हुआ रंगीन कपड़ा। अब कह रहा है कि चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आ गई। अब चंपिया चूंकि वो भी नाच देखने जाने के लिए थी, अब उसको लगा कि अब हम लोग नहीं जा पाएंगे, तो अंदर से उसका मन एकदम रुध गया होगा और आंख की पलकों पे एक बूंद आ गया, यानी कि आंसू का एक बूंद झलक गया। बिरजू का भी दिल भर आया। बिरजू की उसका भी मन भर आया। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जीन बाबा, देखो ये कितनी बड़ी बात है। ये भी मैंने देहात का दर्शन करना नहीं है आपको, बस समझ में आना चाहिए कि देहाती चीजें हैं सब। हाँ, तो अलादीन का चिराग देखी होगी, चाहे कहीं भी देखी होगी, तो कह रहा है ना छोटा बच्चा। क्या मैं भी एक दिन कहा था ना कि बरहम बाबा, जीन बाबा को लोग गोहराते थे कि फलाना जगह के जीन बाबा, फलाना जगह के बरहम बाबा ये काम करवा दीजिए। तो अब वो छोटा बच्चा है, उसको भगवान पे भरोसा है, तो वो क्या कह रहा है, उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जीन बाबा को एक बैगन कबूला, यानी कि एक तरह पर बैगन चढ़ाए में जीन बाबा हमको जाने दीजिए। सबसे पहला बैगन उसने खुद जिस पौधे को रोपा है, जल्दी गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जीन बाबा। वो छोटा बच्चा है, जीन बाबा से कहता है कि हे जीन बाबा, आप बप्पा को गाड़ी लेके भेज दीजिए। मैं अपने हाथ से जो बैगन का पेड़ लगाया हूँ, उसमें बैगन की जो पहली फसल आएगी, पहला जो फल निकलेगा, वो मैं सबसे पहला फल आपको ही चढ़ाऊंगा। हे प्रभु, आप मेरे पप्पा को गाड़ी लेके भेज दीजिए। मरैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर करवट ले रही थी, करवटें ले रही थी। यार उसको अब तो सब कुछ छोड़ के जाके चटाई पे लेट गई थी, लेकिन नींद कहाँ है आंखों में, तो कभी इस करवट कभी उस करवट। उस समय के जमाने में इस गरीब परिवार के लिए बेड चटाई ही था, खटिया। हाँ, तो खटिया और पलंग संभ्रांत लोगों के पास था। मैंने पलंग और चौकी, जो बढ़िया लोग हैं उनके, सामान्य किसान की बात कर रही हो ना। अभी तो वो उसकी जिंदगी बंधुआ मजदूर से और तुरंत ही वापस आया। तो अभी घर पे भौतिक सुख सुविधाओं के नाम पे उन लोगों के समय जो पास है। कौन बाबा आ गए? महावीर बाबा। हाँ, तो महावीर बाबा तो हनुमान जी को कहा जाता है। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना चाहिए कि किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा। ये बिरजू की माँ अपने लेटी हुई है और नींद तो आ नहीं रही है, तो करवट बदल बदल के इधर उधर हो रही है और फिर कह रही है कि किसी भी व्यक्ति को पहले से ही मंसूबा नहीं बांधना चाहिए। मतलब कि सपना देखना ना, एक तरफ पहले से ही मंसूबा बांधनी है कि ये काम करेंगे, तो कह रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले से ही सपना नहीं देखना चाहिए। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, सपना तोड़ दिया, उसको सबसे पहले भगवान से ही पूछना चाहिए कि किस चूक का फल दे रहे हैं ये भोले बाबा। हाँ, तो भोले बाबा ये कौन हो गया? अब शंकर जी हो गए। हाँ, अपने जानते उसने किसी देवता पितर की बात मान मनौती बाकी नहीं रखी। पहले के लोग क्या कहते थे, किसी भी बात को पूरा होने के लिए किसी न किसी भगवान की मनौती मांग लेते थे। मनौती समझती हो ना? मनौती मांगना मतलब हम कह रहे हैं कि हे भगवान, अगर मेरी बेटी आरुषि मैट्रिक में
फर्स्ट डिवीजन ला देगी तो हम आपको ये चढ़ाएंगे, ठीक है। चाहे अगर किसी को बेटा नहीं हो रहा है या बेटी नहीं हो रही है तो हे छठी मैया, अगर हमारा ये साल बाबू हो जाइए, इस साल हमको बेटा हो जाएगा तो हम आपको ये चढ़ाएंगे। इसको मनौती बोलते हैं। यानी कि एक तरह से ये क्या है, घूस है ना, भगवान को घूस दिया जा रहा है। कितना परसेंटेज है सर फर्स्ट आएंगे? 60%। इतना नहीं है, 80% से ज्यादा लाना है। नहीं तो 60% पहले के जमाने में नहीं आता था। पहले के जमाने में तो मैंने जितना तुम बोल रही हो ना उतना पे स्टेट टॉपर होता था। जो तुम 84-85% बोल रही हो, पूरे राज्य में सबसे पहला लड़का जिसको सबसे ज्यादा आता था उसका 84, 85, 83, 81 ये हमारा 71.29 था। तो हम लोग खुश नहीं थे, किसी तरह के किसी को मिठाई नहीं खिलाए, क्योंकि हमारी प्रतिष्ठा उससे ज़्यादा की थी। और हम लोग जब परीक्षा दिए थे तो उस बार 99 का बैच था, जो रियल शिक्षक थे हड़ताल पे चले गए थे। तो बच्चों ने हमारी कॉपियाँ जांची थी, तो मैथ, संस्कृत, इन सारे विषयों में तो अच्छा नंबर आया था। जो साइंस और सोशल साइंस का सब्जेक्ट था वो कॉलेज के छात्रों ने जांच किया था, तो उन्हें जांच का अनुभव नहीं था, इसलिए मेरा परसेंटेज उसमें गिर गया था। हाँ, तो हम लोग खुश नहीं थे कि अपेक्षित, क्योंकि मैट्रिक में आपको 94 नंबर है मैथ में, 90 नंबर है संस्कृत में, तो ये चीज़ें ठीक ठाक थी। लेकिन वो जो साइंस और सोशल साइंस वाला सब्जेक्ट था उसमें गड़बड़। चल सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियां की थी, ठीक है तो ठीक महावीर की तो जी का रोड तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाऊंगी बिरजू की माँ। अब बात समझ में आया। ये कह रही है कि जमीन का जब सर्वे हो रहा था तो हम जितने देवताओं से मन्नत मांगे थे लगभग सब तो चढ़ा ही दिए। किसी का तो हमने किसी मैंने देवता पितर का, पितर मतलब अपने पूर्वज, तुम्हारे बाबा दादा उनके बाबूजी ये पितर हो गए, यानी परिवार वाला परंपरा। पिता के वंशज जो मर चुके हैं वो पितर हो गए। और देवी देवता तो समझ ही रही हो, जिनको हम लोग कोटिसा देवी देवता है जिनको पूजते हैं अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार। तो वो कह रही है कि किसी भी देवता पितर की मनौती तो मैंने रखी नहीं थी बाकी, तो ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तब तक फिर उसे याद आ रहा है कि हनुमान जी को जो हमने रोट चढ़ाने को कहा था वो तो हमने चढ़ाया ही नहीं है, तो इसीलिए ये हो रहा है। रोट, हनुमान जी को रोट चढ़ता है, मीठा और रोटी, और उसमें तुलसी पत्ता और शायद लौंग इलायची मिला के और ऐसे ऐसे उसी का हम लोग लड्डू बना देते हैं, जिसको शायद रोट बोलते हैं। तो एक कही होगी कि हनुमान जी को रोट पसंद है, हनुमान जी को सिंदूर और रोट पसंद है। देखती हो ना पूरा लाल लाल, क्योंकि उनको माता सीता को सिंदूर लगाते देखे थे, तो इनको लगा कि किसी ने कहा कि भगवान राम सिंदूर से, हाँ अच्छा, सीता ने कहा कि भगवान राम को पसंद है, उनकी लंबी आयु होती है, खुश होते हैं, शायद ये भी बोली थी। नहीं, लंबी आयु होती है। अच्छा, भगवान की लंबी आयु होगी। हमने सुना था कि भगवान राम सिंदूर से खुश होते हैं, तो उनको लगा कि जब थोड़ा सा सिंदूर लगाती है माता तो खुश होते हैं और उनकी आयु लंबी होती है, तो क्यों ना मैं पूरा शरीर में ही। हाँ, तो उनको सिंदूर पसंद है, तो सिंदूर और यही रोट, यानी कि रोटी और गुड़ और तुलसी और लौंग और इलायची, इसको मिला के और बांध दिया जाता है लड्डू की तरह, तो उसको रोट बोलते हैं। तो कह रही है कि हम तो छोड़ दिए, रोट नहीं चढ़ा पाएंगे गलती से, तो भूल चूक माफ कीजिए। अब की बार उस जो हमने आपको रोट चढ़ाने को कहा था उससे दोगुना करके रोट चढ़ाऊंगी। फिर यहाँ घूस है भगवान को, ठीक है, कि अब तो भूल गया हूँ तो दोगुना करके चढ़ाऊंगा। बिरजू की माँ के मन में रह रह कर जंगी की पतोह की बात चुभती है, बातें चुभती हैं, भक 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 बिजली बत्ती। ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है, बार बार आपको आएगा भक भक बिजली बत्ती। चोरी चमारी करने वाले की बेटी पतोह जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने, गांव की भाई कहौकियों की आंखों में किरकिरी गर्म पड़ रही है। कह रही है कि इसको बिरजू की माँ को बार बार जंगी की पतोहों की बातें याद आती है कि वो हमको भक भक बिजली बत्ती बोल के गई है।
और कह रही है ये कि जो क्या बोलते हैं जंगी है वो चोर चमार है, तो चोर चमार की बहू को अच्छा थोड़े लगेगा, जलेगी ही ना। 5 बीघा जमीन क्या इस बिरजू के बप्पा ने हासिल कर दी। चोरी करती थी वो। अरे उस समय तो चोरी चकारी से भी लोग अपना जीवन यापन करते थे। किसी के खेत में गए 4 गो बैगन चुरा लिए, किसी में गए 4 गो, हाँ, तो वो चोरी चमारी ही हुआ ना, कैसे भी जीवन यापन कर रहे हैं, कोई आधार नहीं है। तो ये कह रहा है कि भाई खौकी हो, ये भी एक तरह की गाली है, भाई खाने वाली, यानी कि भाई को मार देने वाली, यही ना भाई खौकी हुआ। तो कह रही है कि 5 बीघा जमीन क्या मैंने बिरजू के पापा ने ले लिया, हासिल कर लिया, कि जो गांव की जलने वाली भाई खौकियां हैं सब जल ही रहे। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है, बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। समझ रही हो, वही पटसन जूट जो रोपा है इन लोगों ने अपने खेत में, तो बहुत अच्छी फसल हुई है। लग रहा है कि धरती फाड़ के सब मैंने पौधा जमा हुआ है, तो इसको लग रहा है कि सारे लोग गांव वाले हमारे फसल को देख के जल रहे हैं कि क्यों इसको इतनी अच्छी फसल हो रही है। तो अलाम तो फलान, ठीक है, तनी आंखों की धार भला फसल सा है, जहां 15 मन पाट होना चाहिए सिर्फ 10 मन पाट कांटा पर तौल का ओजन हुआ रवि भगत के यहाँ। ये कह रही है कि मतलब कि मेरी इतनी अच्छी फसल हुई थी लेकिन लोगों की नजर लग गई, कोई अलाना कह रहा है, कोई फलाना कह रहा है ना, कुछ कुछ, तो उसको फसल को नजर लग गई। जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए था वहाँ मात्र 10 ही मन पाट हुआ है। कोई रवि भगत है, उन्हीं के यहाँ जाके जब उसका वजन हुआ है तो इसके अनुसार 5 बीघा में 15 मन कम से कम फसल होनी चाहिए पाट की, यानी कपास की, तो वो 10 ही मन हुआ है। तो कह रही है फिर कि इसमें जलने की क्या बात है भला। बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुर्मी टोला के एक आदमी को समझा के कहा था, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय आ रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। ये सब अपने में ये सोच रही है, इसके मन की बातें हैं जिसको लिखा है लेखक ने, रेणु जी ने यहाँ। कह रही है कि इसमें जलने की क्या बात है। बिरजू के पापा ने तो कुर्मी टोला के एक आदमी को पहले ही समझा के कहा था कि सर्वे होने वाला है, लाठी तैयार करो, यानी कि मजबूती से पैसा वैसा इकट्ठा कर लो। अगर एक बार बढ़िया से अपने नाम पे सर्वे पे कुछ जमीन चढ़ा पाए तो फिर जिंदगी आसानी से कट जाएगी। छोड़ दो उसको, घूमने दो, जाओ 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी पुतखौकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खासा भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ फिर गाली दे रही है, हाँ भाई खौकी कह रही थी, आप पुत खौकी कह रही थी। पुत मैंने लड़का, खौकी मैंने खाने वाली। पहले लोग अशिक्षा थी, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी नहीं थी, तो किसी को मैंने डिलीवरी होते में कोई बच्चा मर जाता था, या बच्चा हुआ इशू होने के 5-7 दिन बाद उसको, अब तो मान लो कि जॉन्डिस हो गया, ये हो गया, उसको डाल दिया जा रहा है केयर यूनिट में, तो वो बच जा रहा है। उस समय इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, तो अगर किसी को रोग हुआ, घर पे ही बच्चा हुआ है, घर पे ही रह गया, तो प्रॉपर इलाज नहीं हुआ, बच्चे मर जाते थे। तो उस गांव की औरतें क्या कहेंगे कि पुत खौकी है, खुदे अपना लड़का खा जाती है, यानी मार देती है। तो वही कह रहा है कि उस समय किसी पुत खौकी का मर्द आके ये सर्वे के समय खड़ा नहीं हुआ। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे नहीं, ये क्या है, बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा। मतलब कि उस समय तो बाबू साहब के सामने कोई खासा भी नहीं, एक हमारे ही मर्द जाके वहां किसी तरह खड़े हुए, तो हम लोगों को बाबू साहब का कम सहना पड़ा। यानी वहां पे उस समय जो जमींदार वगैरह लोग होंगे वो लोग नहीं चाहते होंगे कि इसका जमीन अपना हो। तो कह रही है कि ऐसे ही जमीन थोड़ा मिला है, हम लोग को बाबू साहब का कम सहना पड़ा है। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह उमड़ते रह गए। बात समझ रही हो, सर्कस में जैसे
शेर घुमड़ता है लेकिन पिंजरे में कैद होता है तो कुछ कर नहीं पाता है। तो कह रही है कि बाबू साहब की स्थिति वही थी, उनका बस चलता तो हम लोगों को छोड़ते, लेकिन अब सर्वे वाले बाबू के सामने वो कुछ कर नहीं पाए, तो सर्कस के बाघ की तरह घुमड़ते रह गए। कह रहा है कि उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया, बाबू साहब का बड़ा बेटा। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा, बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। यह जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी, मेरी पढ़ाई लिखाई उसी जमीन की उपज से चलती है, और भी कितनी बातें खूब मोहन जानता है। उतना जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि, समझ रही हो क्या कह रहा है कि नहीं समझ रही हो? इसका जमीन जो था जमींदार के पास था, लेकिन इसने सर्वे में अपना जमीन अपने नाम से कर दिया, क्योंकि ये तो बंधक रखा था, बेचा थोड़े था। तो बंधक को आप पैसा देके छुड़ा सकते हैं। तो सर्वे के समय ये लोग अपने नाम पे जब चढ़वा रहा था तो बाबू साहब चाहते थे कि जमीन मेरे ही नाम पे रहे, ये न ले। तो उसके लिए तो पहले इसको गुस्सा रहे थे, जब गुस्साए से काम नहीं चला तो उनका बड़ा बेटा धमकी दिया कि बहुत हीरो बन रहे हो, पूरा घर फूंक देंगे। उससे भी जब काम नहीं चला तो बाद में जो उसका छोटा बेटा था उसको उसने घर भेजा, और वो आके बिरजू की माँ को मौसी कह के बात किया कि देखो मौसी, इसी जमीन से जो आपका जमीन है ये मेरे नाम पे लिखाया गया है, और इसी जमीन की फसल से जो उपज होती है उसी उपज को बेच के मेरी पढ़ाई लिखाई चलती है, तो आप इसको थोड़ा देखो। तो ये कह रही है कि कितना मतलब कि पापड़ बेलने के बाद जमीन हमारी हुई है ये हम ना जानते हैं, और भी कितनी बातें खूब मोहन जानता है, मोहना जानता है, मतलब कि उसके क्या बोलते हैं, बाबू साहब का जो छोटा बेटा है वो खूब मोहना जानता है। मतलब कि मोहना मतलब समझ रही हो ना, किसी को अपने बस में करना, आकर्षित करना, कैसे तुमको मोह लिया जाएगा, क्या कहेंगे तो तुम हमारे ऊपर छो मुंह दिखाने लगोगी। तो कह रही है कि आखिर ठाकुर साहब बाबू साहब का बेटा है ना, सब कुछ बढ़िया से जानता है, इतना जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है ना, जमींदार का बेटा है कि तब चंपिया बिरजू सो गए क्या? हमको लग रहा है कि उसके पापा आ गए। यहाँ बिरजू अंदर, अच्छा उधर चंपिया बिरजू सो गए क्या? समझ रही हो, उसका पापा आया है तो कह रहा है चंपिया बिरजू सो गया क्या? यहाँ आजा अंदर, यहाँ आजा बिरजू अंदर, तू भी आजा चंपिया, भला आदमी आवे तो एक बार। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। अच्छा ये वही कह रहा है, या बिरजू की माँ जो है चंपिया से पूछ रही है कि चंपिया बिरजू सो गया क्या? तू भी आजा अंदर, ठीक है, एक बार आदमी को आने दो। ये लोग कह रही है वो तो जाके सो ही गई है, अब कह रही है तुम लोग भी आके सो जाओ, और आए वो उसके पति, तब मैं बात करती हूँ। भला आदमी आवे तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई, ये दोनों भाई बहन अंदर चले गए। डिबरी बुझा दे, यानी उस समय दिया जलता था, तो कह रही है कि डिबरी बुझा दे। बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। खपच्ची गिरा देना, हमको लग रहा है कि वो दरवाजा पे जो हाँ पर्दा के ही तरह पे लकड़ी का बना होगा, उसी को कह रही है खपच्ची गिरा दे। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती तो ले चुके थे जमीन, ठीक है, रोज आकर माथा पकड़कर बैठ जाए, मुझे जमीन नहीं लेनी है। बिरजू की माँ मजूरी ही अच्छी है, जवाब देती थी बिरजू की माँ खूब सोच समझ के। छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही थिर नहीं होता है तो क्या होगा, जोरू जमीन जोर के नहीं तो किसी और के। मतलब ये कह रही है कि जमीन जो मिला है 5 बीघा खाली बिरजू के पप्पा के चलते मिला है। अगर हम उनको बार बार संतावना नहीं देते तो ये जमीन मिला होता क्या? बार बार आते थे थक हार के और कहते थे कि रहने दे बिरजू की मैया, मजदूरी ही भली है, हमको जमीन नहीं चाहिए, हम जमीन नहीं लेंगे। तब मैं बार बार उनको समझाती थी कि नहीं कुछ नहीं होगा, आप लगे रहिए, सब हो जाएगा।
कह रही है उसमें वो जो जमीन का लाइन है वो बहुत प्रचलित लाइन है। अंतिम लाइन में क्या कह रही है कि जोरू जमीन जोड़ के हाँ, जोरू जमीन जोर के ना तो किसी और के, क्या समझ रही हो? जोरू यानी कि बीबी, ठीक है, और जमीन जोर के, जिसके पास ताकत है उसी का बीबी और जमीन होती है। कहा गया है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अगर जमीन है आपकी, अगर आप मजबूत है तो आपकी है, नहीं तो कोई और पकड़ लेगा। बीबी है, अगर आप मजबूत है, कमा के खिला सकते हैं, तो आपकी है, नहीं तो किसी और के साथ चले जाएगी। तो वही कह रहा है कि जोरू जमीन क्या जोर के ना तो किसी और के। हाँ चलो। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग्य ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला है। अब ये अपने पति को कोस रही है, कह रही है कि उसको गुस्सा चढ़ता है तो चढ़ते ही जाता है। मेरा दुर्भाग्य था कि ऐसा गोबर गणेश व्यक्ति मुझे पति के रूप में मिला। कौन सा शौक मौज दिया है उस मर्द ने, कोल्हू के बैल की तरह खट कर सारी उम्र काट दी है उसके यहाँ। कभी एक पैसे की जलेबी नहीं ला कर दी है उसके खसम ने। मतलब ये अपने मर्द को, अपने पति को कोस रही है कि कौन सा यहाँ आके मैंने कौन सा सुख पाया है मैंने, मेरा किस्मत ही खराब था जो ऐसे व्यक्ति से शादी हुई। आज तक न कोई शौक पूरा हुआ, न कोई मौज दिया है, न कभी आकर आज तक जलेबी ही खरीद के लाकर हाथ में दिया है। कोल्हू के बैल की तरह खट कर सारी जिंदगी यहाँ गुजार दी। कोल्हू के बैल की तरह समझ रही हो? पहले मिठा जो निकलता था ना, उसकी पेराई मशीन से नहीं होती थी, कोल्हू बोला जाता था, और बैल के कंधे पे लाद दिया जाता था और बैल गोल गोल घूमते थे और ईंख पेराता था, उससे मीठा बनता था। तो वही कह रही है कि मैं कोल्हू के बैल को कुछ नहीं करना है, कोल्हू के बैल को चलते रहना है। कोल्हू पे दिन भर चलेगा तब ना उसका मीठा निकलेगा। तो किसान कोल्हू के बैल को दिन भर चलाते थे। तो कह रही है कि मैं भी कोल्हू के बैल की तरह पूरी जिंदगी इसके यहाँ खट कर काट दी, खट कर यानी मेहनत करके। पाठ का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर बैल हट्टा चलेगा। मतलब कह रही है कि जब पटसन का दाम मिला तो पैसा लेके घर नहीं आए, बाहर बैल हट्टा चलेगा यानी बैल खरीदने। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लोट देखने भी नहीं दिया आंख से। नमरी नोट समझ रही हो? यानी कि नमरी कहा जाता था पहले, नहीं 100 रुपया यानी एगो नमरी। नमरी वो कह रही है देहात में, हमारा लगे नमरी बा। लोग कहता था कि का तो 10 गो सिक्का मिला दोगी तब भी तो 100 रुपया हो गया, लेकिन 100 का नोट यानी कि एगो नमरी, एक नमरी। हाँ तो मतलब कि मेरे पास तो मान लो कि अगर कुछ बिछाया होगा तो 500 700 या जो भी मिला होगा तो रुपया मिला होगा, तो कह रही है हमको नमरी नोट भी नहीं दिखाया और पटसन का पैसा मिला और उधर से ही उधर पैसा लेके सीधे चले गए बैल हट्टा, बैल खरीद लाए। उसी दिन से गांव में ढिंढोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। ये कह रही है कि जहिया पैसा मिला पटसन बीत का, उसी दिन सीधे पैसा लेके और चले गए बैलहट्टा, बैल खरीद लाए, हमको नोट का दर्शन तक नहीं करने दिए। और उसी दिन से घूम घूम के पूरे गांव में कह रहे हैं कि अब की बिरजू की माँ जाएगी नाच देखने बैलगाड़ी के चढ़ के, दूसरे के बैलगाड़ी के भरोसे नाच दिखाएंगे। पढ़ो आगे, खत्म हो गया वो पेज। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध आया, वह खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किस कुसमय में उसके मुंह से निकली थी भगवान जाने। समझ रही हो? अब अपने को कोस रही है कि मैं भी कम दोषी नहीं हूँ। किस समय मैं ये बात कही थी भगवान जाने कि मैं बैलगाड़ी पर बैठ के नाच देखने जाऊंगी। ये मेरे मन में सपना आया ही क्यों? मैंने कौन खराब समय में ये सपना मैं देखी कि पूरा नहीं हो रहा। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने जाने की चर्चा छेड़ी है। कई लोगों से 18 बार कम से कम बात की है। लोग खूब देखो नाच, वाह रे नाच, कथरी के नीचे 2 साले का सपना। ठीक है, कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीभ वाली पतुरिया सब हंसती आएगी
हंसती जाएगी। मतलब कह रही कि हम क्या सपना देखे, कल से दिन भर में 18 बार इसकी चर्चा किए कि नाच देखने जाना है, आज जाएंगे नहीं तो अब कल सुबह जब मैं पानी भरने जाऊंगी तो वो जो नाच देख के आई है सब, वो हमको देखेगी तो हंसेगी। सभी जलते हैं उससे। हाँ, भगवान दाढ़ी जार भी। दो बच्चे हमको भी नहीं, सभी जलते हैं उससे। भगवान दाढ़ी जार भी। दो बच्चे की माँ होकर वह भी जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गड़ी का तेल डालती है। उसकी अपनी जमीन है किसी के पास एक धूर जमीन भी अपनी इस गांव में जलेगी नहीं। 3 बीघे में धान लगा हुआ है और गहनी लोगों का बीख ढीठ से बचे तब ना। देखो कह रही है कि किसी के पास तो एक धूर अपना जमीन है नहीं, तो मेरा जमीन देख के लोगों को जलन नहीं होगा। 3 बीघा में धान रोपाया है, 2 बीघा में इसका मतलब पटसन बोली थी तबे ना। तो अब कह रही है कि फसल तो ठीक हम लोग रोप दिए हैं, अगहनी धान होने वाला है, लेकिन अब लोगों के बीख ढीठ यानी कि लोगों के नजर से, लोगों के बुरी सोच से फसल बच जाए तब ना।